नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार भारद्वाज। आयु 70 वर्ष, नोएडा निवासी और फेफड़ों और प्रोस्टेट के कैंसर से पीड़ित, जो नोएडा में सप्लाई किए जाने वाले गंदे पानी, पीने का गंदा पानी और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर होने के कारण हैं। मैंने सन 2012 में जाने माने बिल्डर अंसल के सुशांत लोक हाईटेक सिटी सेक्टर 5 में 313 स्क्वायर मीटर बने डुप्लेक्स अपार्टमेंट, जिसका एरिया था 313 स्क्वायर मीटर, कवर्ड एरिया था 363 स्क्वायर मीटर, आगे 50 मीटर खुली जगह और इसी तरह से 20 मीटर पीछे खुली हुई जगह, उसके सामने 10 एकड़ का पार्क मैंने बुक कराया। और उन्होंने ये कहा कि ये मकान मुझे सन 2014 में दे दिया जाएगा। ये वायदा उन्होंने किया। मैंने इसके लिए उनको 2014 तक लगभग 36 लाख रुपए जमा कराए और पिछले साल मैंने उपरोक्त मामले की शिकायत गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर से ईमेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से की। इसकी प्रतिलिपियां मैंने अपने होनहार, योग्य मुख्यमंत्री योगी जी से की। मैंने डीएम को और प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी को भी इसकी प्रतिलिपियां भेजी। पुलिस कमिश्नर के यहाँ से यह शिकायत नोएडा सेक्टर 20 के थाने में आई और वहाँ से इसको सेक्टर 20 ग्रेटर नोएडा परी चौक के थाने में ट्रांसफ़र कर दिया गया। नोएडा के बाद जब परी चौक के थानेदार के पास ये फाइल पहुंची तो उन्होंने मुझ पर थाने में आने का दबाव बनाया। मैंने उनको अपनी उम्र का हवाला दिया, बीमारी का हवाला दिया और वो इस बात के लिए मान गए कि मैं पूरे कागज़ों की फाइल, उनकी फ़ोटोज़ व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें भेजूं। इसमें अलॉटमेंट लेटर, पेमेंट की सारी रसीदें, नक्शा, एग्रीमेंट के कागज़, मैंने लगभग 20 प्रकार के कागज़ उनको भेजे और वो इससे संतुष्ट हो गए। मगर ये मगर में बहुत बड़ा राज है। आज तक मुझे एफआईआर की कॉपी प्राप्त नहीं हुई अंसल के खिलाफ। अब कार्रवाई तो बहुत दूर की बात समझिए आप। मुझसे पहले 7 लोग इस शिकायत को लेकर इस थाने में पहुंचे थे और उस शिकायत का भी संज्ञान तक नहीं लिया गया। अब ये जो केस है, इसमें बहुत भयंकर हेराफेरी, धोखाधड़ी हुई है और पीड़ितों की संख्या हजारों में है और उनका निवेश अरबों और खरबों में है। मेरा पैसा, मेरी 40 साल की मेहनत, पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा, मेरा और मेरी घरवाली का, दोनों का मैंने इसमें निवेश किया था। हमारे एक परिचित हैं श्री सुभाष जी, ये गोरखपुर के निवासी हैं। ये व्यक्तिगत रूप से योगी जी की जन सुनवाई में गोरखपुर गए और उन्होंने शिकायत अपने हाथ से व्यक्तिगत रूप से योगी जी को की। मैं बताता हूँ, मैंने योगी जी के पोर्टल पर जन सुनवाई में भी शिकायत दर्ज कराई थी। हैरत की बात है, माननीय मुख्यमंत्री, जिनके बारे में मेरी राय बहुत अच्छी है और मैं जानता हूं कि वो समस्याओं को सुलझाने माहिर हैं और वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बड़े बड़े अपराधियों को भी सीधा करने माहिर है। उन्होंने इस प्रकरण को अब तक अछूता छोड़ा हुआ है।
मैं दावे से कहता हूँ कि जिन अपराधियों के खिलाफ यूपी में कार्रवाई हो रही है उससे बड़ा अपराधी ये अंसल है। ये वही व्यक्ति है, ये वही परिवार है जिन्होंने उपहार कांड में अनेकों लोगों की बलि चढ़ा दी थी। एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में गया, उसने इस मामले में रिट दायर की और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के याचिका खारिज कर दी कि हम इस तरह के हजारों लोगों की व्यक्तिगत याचनाओं पर कहाँ तक सुनवाई करेंगे। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो किसान आंदोलन और अन्य ऐसे ही फिजूल प्रकरणों पर अपने आप ही सुनवाई करने बैठ जाता है। इस मामले में रेरा की बात बताऊंगा। रेरा का दायरा पूरी तरह से संदेह के दायरे में है। रेरा पूरा संदेह के दायरे में है। कल 26 जुलाई 2021 को हमारे एक मित्र हैं श्री शक्ति भारद्वाज, जो नोएडा के निवासी हैं, उन्होंने शिकायत की थी। रेरा के कर्मचारियों ने उनको समय दे दिया, तारीख दे दी, मगर वीडियो सुनवाई के लिए लिंक नहीं भेजा। उनको फिर अपने परिवार के साथ वहाँ जाना पड़ा और वहाँ पर यह कह दिया गया कि जब निर्णय होगा आपको बता दिया जाएगा। मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने भी अंसल के खिलाफ रेरा में आवेदन किया था। पहले तो इन्होंने फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं हम आपकी केस तो ले ही नहीं सकते। मैंने उनसे कहा कि जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है, राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है, तो वो कानून आपको लागू करना ही पड़ेगा। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार कर लिया। केस की सुनवाई हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और मैंने अपनी बात पूरी डिटेल में रखी। मैंने हर बात को बारीकी से ईमेल के माध्यम से समझाया और जब सुनवाई हुई तो जज महोदय बोले कि भाई जैसे ये अंसल के मामले मेरे सामने आते मेरा दिमाग ख़राब होने लगता है। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये वही अंसल है जिन्होंने मेरी रिफ़ंड की एप्लीकेशंस को जड़ से ही नकार दिया। इन्होंने एक भी ईमेल, टेलीफोन कॉल और मेरी रजिस्टर्ड लेटर्स का जवाब आज तक नहीं दिया। अब एक बहुत बड़ा फ्रॉड मैं आपके सामने ला रहा हूं। अंसल के कर्मचारी कहते हैं कि उनको कई साल से वेतन नहीं मिला। भाई, अगर तुम्हें यहाँ वेतन नहीं मिला तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है काम करने का? अब यहाँ देखिए तमाशा क्या है। इन लोगों ने मेरा टेलीफोन नंबर, मेरे घर का पता अब तक 20 से ज़्यादा लोगों को दिया और उनमें से 2 लोग, उनके प्रतिनिधि बिल्डर्स के, मेरे घर तक आए। रेरा ने जो आरसी जारी की उनके बारे में पता पड़ा है कि 43 आरसी अंसल प्लाजा में चुकी हुई हैं और लगभग इतने ही बिल्डर्स के प्रतिनिधि वहाँ हम जैसे निवेशकों को मूर्ख बनाने के लिए बैठे हुए हैं। वो ना केवल मूर्ख बनाते हैं, ना केवल बहकाते हैं, दबाव भी बनाते हैं। ये भी सुनने में आया है कि अंसल ने 800 एकड़ ज़मीन किसी अन्य बिल्डर को बेच दी है। ये भी पता पड़ा है कि अंसल ने जो ज़मीन खरीदी थी उस ज़मीन का किसानों से आज तक दाखिल खारिज नहीं करवाया गया है। ये प्रकरण रहस्य से भरपूर और घोटाले की बहुत बड़ी जड़ है। इसमें अंसल के कर्मचारियों का खुला हाथ है। अब मैं एक बिल्डर के प्रतिनिधि की बातचीत का ब्यौरा दे रहा हूं। महाशय ने मुझे फ़ोन किया और कहने लगे कि सर, मैं आपको फ्लैट दिलवा दूंगा। ठीक है, दिलवा दो, कोई बात नहीं। वैसे दूसरी बात है, मुझे फ्लैट नहीं लेना, नाइदर कॉमर्शियल नॉर रेजिडेंशियल। आई वॉन्टेड टू लिव इन ए बिग हाउस, ए पीसफुल प्लेस, अवे फ्रॉम
hustle and bustle of Delhi or not Delhi and Noida, near my village. महाशय जी कहते हैं, सर आप ये फ्लैट ले लीजिए, हम आपके अंसल से 60 लाख रुपए एडजस्ट करा देंगे, बस आपको 50 लाख देना पड़ेगा ऊपर। ठीक, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो क्या कह रहा था। मैंने उस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी करी तो पता पड़ा वो फ्लैट मात्र 37.5 लाख का था। अब आप सोचिए कि इस घोटाले में क्या क्या हो रहा है। मैं सरकार से, योगी जी से, मोदी जी से सबसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा पैसा मुझे 20% ब्याज के साथ और जो मानसिक प्रताड़ना हुई है, जो मुझे किराए का नुकसान हुआ है, उसके साथ मिलना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भारत सरकार और राज्य सरकार NCLT की तर्ज पर इन लोगों को प्रताड़ित करे, इनकी समस्त संपत्तियों को नीलाम करे। ये लोग बख्शने लायक नहीं हैं। ये लोग उन लोगों से बड़े अपराधी हैं जो लोगों की हत्या करते हैं, अपहरण करते हैं और पार्लियामेंट में जाके बैठ जाते हैं। अब मैं आपसे क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूं। एक मैडम है ऋषि, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में सैकड़ों लोग हैं। हर आदमी अपने दुख का वर्णन कर रहा है और दुख भी इतना गहरा, आप सोच सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने इन बिल्डर्स के बारे में अपने ब्लॉग के ऊपर लिखा है जिसका नाम है फ्रॉडुलेंट बिल्डर्स, धोखेबाज निर्माणकर्ता। अब हम बार बार सुनते हैं मोदी जी की सरकार बहुत बड़े बड़े काम कर रही है। मैं मानता हूँ, कोई शक नहीं है इसमें, मगर ये भी कहना चाहता हूँ, मैं 1968 में अजमेर में गोलवरकर जी आए थे, तब मैं एक छात्र होते हुए भी संघ में शामिल हुआ था। मैं ये कहना चाहता हूँ, खुलकर कहता हूँ, मैं जनसंघ का सदस्य था और मैं ये भी खुलकर कहता हूँ कि मैं बीजेपी का सदस्य हूँ। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं RSS के लिए प्रचार करता हूँ, मगर मैं भागवत की इस नीति से जो आजकल ये अनाप शनाप बक रहे हैं और ये अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं सेकुलर, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। हम सेकुलर नहीं हैं, हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम भारतवासी हैं और हमें यहाँ इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। मैं इस प्रार्थना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले प्रकरण में मैं फिर हाजिर होऊंगा।